राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। तो मैं दिनकर सिंह आप सभी के समक्ष केमिस्ट्री का एक सेशन लेकर उपलब्ध हूँ और इस केमिस्ट्री के सेशन में आपके बिहार के बीपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम तक का सारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व होगा। यानी कि उसके नीचे का जितने भी एग्जाम बिहार में होते हैं वे सारे एग्जाम के क्वेश्चन हमारे क्लास के बाद आपसे इजीली सॉल्व होंगे और मैं खुद भी आपको वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए, मैं अभी स्मार्ट बोर्ड के ज़माने में व्हाइट बोर्ड पे क्लास लेकर आ रहा हूँ, बट मेरा कंटेंट में इतना पावर होगा कि आपको ये महसूस होगा इजीली कि हाँ हम कुछ तो पढ़े हैं, हाँ हम केमिस्ट्री कुछ तो पढ़े हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कितना पढ़ना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या छोड़ना है ये इम्पोर्टेंट है। लोग तो कहते हैं कि 11-12 पूरा पढ़ लो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या आपके पास 11-12 पढ़ने का समय है? क्या आपके पास इतना समय होता तो आप उस समय ना पढ़ लिए होते? देखिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम अगले 15 से 18 क्लास लेंगे और अगले 15 से 18 क्लास में अगर आपका 200 क्वेश्चन उठाते हैं प्रीवियस ईयर का, तो उसमें से 170 या 180 क्वेश्चन आपको इजीली बनेंगे और 10, 15, 20 क्वेश्चन वो नहीं बनेंगे जो फैक्चुअल होगा, जो फैक्ट बेस होगा। हालांकि मैं उसको आपको एक विविध का दूंगा, विविध पढ़ाऊंगा लास्ट क्लास में, उसमें वो भी मैं सॉल्व करा दूंगा। तो चलिए पहले मैं आपको बताऊं कि मैं सिलेबस लेकर आया हूं, क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले 15, 16, 17 क्लासों में अप्रॉक्स। देखिए, सबसे पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा रसायन विज्ञान एक परिचय। इसके अंदर मैं आपको केमिस्ट्री से इंट्रोडक्ट कराऊंगा, केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, केमिस्ट्री में क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान कहाँ से आया है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है पदार्थ का वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कहते हैं। इसमें आपके साथ हम मैटर के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा टॉपिक है परमाणु संरचना, जिससे अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो फिर हम परमाणु संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम रासायनिक बंधन का चर्चा करेंगे। फिर तत्वों का आवर्तीकरण, जिसमें कि हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और आपको मैं बताऊंगा पीरियोडिक टेबल में कैसे चीजों को ढूंढते हैं। आदमी कंफ्यूज होता है कि इसका वैलेंसी क्या होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैसे हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मगर मैं आपको वो सब बताऊंगा कि ये कहाँ से आया है, क्यों हुआ है और इसका क्वेश्चन में प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, अगर किसी पे अगर प्लस है तो वो चार्ज क्या है, वो एक ही प्लस क्यों है, वो दो ही प्लस क्यों है, ठीक है, वो मैं सब बताऊंगा यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे रेडियो सक्रियता की बात करेंगे, जिसमें अक्सर हमारा आजकल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर अम्ल भस्म क्षार बात करेंगे, जिसके अंदर हम लुईस एसिड और लुईस बेस की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अपकरण की बात करेंगे। फिर हम घोल विलयन सॉल्यूट, जिसमें कि सॉल्यूशन का बात करेंगे। गैसों का आचरण, फिर हम गैसों का आचरण की बात करेंगे। उसके बाद कार्बन और उसके यौगिक यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अक्सर देखते एग्जाम में पूछता है कि डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो कितना सिग्मा होगा, कितना पाई होगा। तो वो मैं आपको सब बताऊंगा कितना होगा और कैसे होगा। ठीक है, वो सारा बताऊंगा इसके अंदर आपको मैं। आगे देखते हैं मानव निर्मित पदार्थ, कुछ मैनमेड मटेरियल्स है, उसके बारे में चर्चा करूंगा, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, बैकलाइट वगैरह हो गया। ठीक है, वो सब भी चर्चा करूंगा मैं, क्योंकि अक्सर आजकल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जैसे मान लीजिए कि थैला है तो पॉलीथीन किसका बहुलीकरण करके बनाया गया है, तो वो कहाँ पढ़ेंगे, वो सब मानव निर्मित पदार्थ में पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक विविध है। विविध में आपको मैं 50 से 60 कुछ फैक्ट्स कराऊंगा, कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जिसको आपको याद करना होगा। सीधी बात है भाई, सब कुछ मैं क्लियर कर दूं पहले, ये सब चीज मैं आपको समझाऊंगा, समझने से होगा, मगर ये विविध आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। 10 मतलब 50-60 होगा, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद मैं आपको आज फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं, क्योंकि टाइम ना गवाते हुए, ऐसा नहीं कि आज मैं फर्स्ट क्लास लेने आया हूं तो बस इंट्रोडक्शन देता रह जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको केमिस्ट्री के आगे फर्स्ट टॉपिक का चर्चा करता हूं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रसायन विज्ञान एक परिचय। अब आपको हम सबसे पहले रसायन विज्ञान का परिचय देंगे। देखिए, रसायन विज्ञान क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो विज्ञान यानी कि साइंस, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, पदार्थों की संरचना, पदार्थों के संगठन या अवस्था के बारे में क्रमबद्ध या विस्तृत ज्ञान अर्जित करते हैं, उसी को रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। फिर से सुनिए, रसायन विज्ञान क्या है? तो पदार्थों के गुण, पदार्थों के संगठन, पदार्थों की अवस्था या इसके बारे में क्रमबद्ध या विस्तृत ज्ञान अर्जित करते हैं, उसी को रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आगे रसायन विज्ञान के पिता किनको माना जाता है। देखिए, हम कभी भी किसी के पास जाते हैं तो लोग पूछते हैं केमिस्ट्री पढ़ा है, तो हम बोलते हैं हाँ केमिस्ट्री तो हम पढ़े हैं,
तो बताओ तो केमिस्ट्री के पिता का क्या नाम है? तो हम कहते हैं अरे 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 हाँ पढ़े थे लेवोजियर साहब, कोई सर थे जो लेवोजियर बताए थे। ठीक है, हम बोल देंगे लेवोजियर। अगला आदमी चालाक रहेगा, बोलेगा अरे भारतीय पिता का नाम बताओ। तो क्या हम जानते हैं भारतीय पिता का नाम? अगर नहीं जानते होंगे तो बता देंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो हम नहीं बता पाएंगे, वहां पे मुंह बनाकर चुप हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे सब कुछ हम जानते हैं। तो देखिए, अगर हम रसायन विज्ञान के पिता की बात करते हैं तो रसायन विज्ञान का पिता माने जाते हैं लेवोजियर साहब। कौन माने जाते हैं? लेवोजियर साहब। इन्हीं को कहीं कहीं लिखा रहता है लेवासिए। ठीक है, तो लेवोजियर और लेवासिए में कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों एक ही का नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम रसायन विज्ञान के भारतीय पिता के बारे में बात करते हैं। रसायन विज्ञान के भारतीय पिता के बारे में बात करते हैं। तो रसायन विज्ञान के भारतीय पिता कौन होंगे? सो बताइए। तो रसायन विज्ञान के भारतीय पिता कहे जाते हैं प्रफुल्ल चंद्र रे को। कौन कहे जाते हैं? प्रफुल्ल चंद्र रे। प्रफुल्ल चंद्र रे को भारतीय पिता कहे जाते हैं रसायन विज्ञान के। ठीक है, हम रसायन विज्ञान का परिचय जान ली कि रसायन विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान के पिता किनको माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि रसायन विज्ञान का हम वर्गीकरण करेंगे, हम रसायन विज्ञान का क्लासिफिकेशन करेंगे। इसके अंतर्गत हम रसायन विज्ञान को 3 भागों में तोड़ेंगे और तीनों का अलग अलग अध्ययन करेंगे ताकि हम अच्छे से समझ पाए, विस्तृत ज्ञान अर्जित कर पाए। देखिए, अगर हम रसायन विज्ञान का वर्गीकरण करते हैं तो हम रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटते हैं। एक है भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, एक है कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है अकार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं रसायन विज्ञान का वर्गीकरण, यानी कि हम रसायन विज्ञान का अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री करते हैं तो केमिस्ट्री को यानी कि रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। क्या था? एक भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा अकार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, भौतिक रसायन के पिता किनको माना गया है? तो भौतिक रसायन के पिता माना गया है विलियम ओस्टवाल्ड को। विलियम ओस्टवाल्ड को भौतिक रसायन के पिता इनको पिता माना गया है भौतिक रसायन के। अब हम देखते हैं कि कार्बनिक रसायन के पिता किनको माना गया है? तो कार्बनिक रसायन के पिता माना गया है बोहलर को, बोहलर साहब को। और यहीं पे आप एक और बात याद रखिए, ये वही बोहलर साहब है, ये वही बोहलर साहब है जो सर्वप्रथम यूरिया का खोज किया था, वो भी कृत्रिम यूरिया का। तो सर्वप्रथम कृत्रिम यूरिया का खोज किया था। कौन किए थे सर्वप्रथम कृत्रिम यूरिया खोज? तो बोहलर के द्वारा किया गया था। आप सबसे पहले आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो यूरिया का फॉर्मूला कमेंट में टाइप कीजिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो जाइए गूगल कीजिए, फिर टाइप कीजिए, ऐसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अकार्बनिक रसायन के बारे में। तो अकार्बनिक रसायन के पिता माने गए हैं, किनको माना गया है? अल्फ्रेड वर्नर को। किनको माना गया है? अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर को अकार्बनिक रसायन के पिता माने गए हैं। अगर अब आगे देखते हैं इन तीनों के बारे में। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, केमिस्ट्री शब्द किस देश से आया? देखिए, केमिस्ट्री शब्द की बात करते हैं अगर हम, केमिस्ट्री शब्द की अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री शब्द एक मिस्र का शब्द है केमिया। मिस्र का शब्द है केमिया, इसी से ये केमिस्ट्री शब्द को लिया गया है। अगर इस कीमिया का बात करते हैं तो इस कीमिया का मतलब होता है काला। कीमिया का क्या मतलब होता है? काला। तो अगर केमिस्ट्री की उत्पत्ति देश की बात करें तो इसीलिए केमिस्ट्री का उत्पत्ति देश मिस्र माना जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री कीमिया शब्द से बना और कीमिया एक मिस्र शब्द है जिसका अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग अब भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री का, हम लोग वर्गीकरण किए थे रसायन विज्ञान का 3 भागों में। सबसे पहला भाग कौन था? तो सबसे पहला भाग था भौतिक रसायन। भौतिक रसायन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो भौतिक रसायन को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल
केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब हम फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत कौन आता है। तो देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत कौन आता है, तो इसके अंतर्गत पदार्थों की, इसके अंतर्गत हम क्या चीज का अध्ययन करते हैं, तो इसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुण, पदार्थों की संरचना एवं क्या, पदार्थों की संरचना, पदार्थों का संगठन, इसका हम क्रमबद्ध या विस्तृत ज्ञान प्राप्त करते हैं। किसके अंतर्गत इस सबका ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो भौतिक रसायन के अंतर्गत पदार्थ के गुण, पदार्थ की संरचना, पदार्थ का संगठन के बारे में क्रमबद्ध या विस्तृत ज्ञान अर्जित करते हैं। किसके अंतर्गत, भौतिक रसायन के अंतर्गत, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। बताइए, फिजिकल केमिस्ट्री के पिता किनको माना जाता है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के पिता यानी कि भौतिक रसायन के पिता माने जाते हैं विलियम ओस्टवाल्ड। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा क्या था, दूसरा था कार्बनिक रसायन। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिता किनको माना जाता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिता बोहलर को माना जाता है, और ये वही बोहलर साहब है जो कृत्रिम यूरिया का सर्वप्रथम खोज किया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसके अंतर्गत कार्बन एवं उसके यौगिक का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए कुछ, बिल्कुल। और इसके पिता कौन थे, बोहलर साहब थे। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल में ले लिए CH4, जिसको क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। C2H6, इसको क्या कहते हैं, इसको इथेन कहते हैं। क्यों कहते हैं इथेन, इसको इथीन क्यों नहीं कहते हैं, इसको इथाइन क्यों नहीं कहते हैं, ये सब आपको बताएंगे हम। कार्बन, ये हाइड्रोकार्बन जब पढ़ाएंगे सब आपको हम बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा है अकार्बनिक रसायन। इसको इंग्लिश में लिखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके जिसमें कार्बन तत्व मौजूद नहीं हो, यानी कि जिसमें कार्बन तत्व मौजूद हो उसका अध्ययन करते हैं, मतलब कि कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन करते हैं, उसको तो हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बनिक रसायन। और जिसमें कार्बन तत्व मौजूद ना हो, सिर्फ कार्बन और कार्बन तत्व मौजूद ना हो, उसको हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं, यानी कि उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिता कौन थे, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिता आप अभी जस्ट कमेंट में टाइप कीजिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिता किनको माना गया है। ठीक है, जिसमें कार्बन तत्व ना हो उनका अध्ययन, जिनमें कार्बन तत्व ना हो उनका अध्ययन काची में करते हैं हम, अकार्बनिक रसायन में करते हैं। बताइए, अकार्बनिक रसायन के पिता कौन थे, तो अकार्बनिक रसायन के पिता कौन थे, तो आप लोग कमेंट में टाइप कीजिए, जल्दी टाइप कीजिए कमेंट में। अभी तक हम लोग देखे थे रसायन विज्ञान का वर्गीकरण, हम क्लासिफिकेशन किए थे, 3 भागों में किए, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक भौतिक रसायन, एक कार्बनिक रसायन और एक अकार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन के पिता माने जाते हैं कौन, विलियम ओस्टवाल्ड।
कार्बनिक रसायन के पिता माने जाते हैं कौन? बोहलर। ये वही बोहलर साहब है जो सर्वप्रथम कृत्रिम यूरिया का खोज किए थे। और तीसरा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन, जिसके पिता आप कमेंट में टाइप कीजिए कौन माने जाते हैं? जिनके पिता माने जाते हैं अल्फ्रेड वर्नर। कौन है? अल्फ्रेड वर्नर। ठीक है, चलिए हम आगे शुरू करते हैं और आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, आगे हम टॉपिक देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी कि पदार्थों का वर्गीकरण, यानी कि थोड़ा हम हिंदी लिखने में थोड़ा डरते रहते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, हम पदार्थों का वर्गीकरण, सबसे पहले हम पदार्थों का वर्गीकरण करने से पहले हम ये जानते कि हम रसायन विज्ञान का वर्गीकरण किए हैं, उससे पहले हम जाने हैं कि रसायन विज्ञान क्या होता है। तो वैसे ही हम पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे, उससे पहले जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ क्या होता है आप कॉपी पे निकाल के लिखते रहिए। और हाँ दोस्तों, मैं जो भी लिखवा रहा हूँ प्लीज अपने कॉपी पेन में नोट्स जरूर बनाइएगा। ज्यादा नहीं होगा, 20-25 पन्ने का नोट्स बनेगा, मगर आपको रिवाइज करने के बाद ही कोई अच्छे से समझ में आएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। आप 2 महीना बाद अगर फिर से जरूरी पड़े तो वीडियो नहीं देखने जाइएगा, आप वहां पे क्या कीजिएगा कि अपना नोट्स निकालिएगा, धाए 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 रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ क्या होता है, तो देखिए जिसमें द्रव्यमान हो, जो जिसमें भार हो, जो कोई स्थान घेरता हो, वो सब पदार्थ होता है। जैसे कि मार्कर है, इसका अपना एक भार है, ये कोई ना कोई स्थान घेर रहा है, कुछ न कुछ इसका द्रव्यमान है, तो ये एक पदार्थ है। जिस कैमरे से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका भी कुछ न कुछ आकार है, कुछ न कुछ द्रव्यमान है, कुछ न कुछ भार है, कुछ न कुछ स्थान घेरेगा, तो वो क्या है? वो एक पदार्थ है। तो जो नहीं, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ ना कुछ भार हो, कुछ ना कुछ भार हो, उसे पदार्थ कहते हैं। अगर इसको बात करें पदार्थ को, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं। इसी को मैटर कहते हैं, इसी को द्रव्य कहते हैं, इसी को पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ क्या है? जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें भार हो, जो स्थान घेरता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, अब हम पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे, मतलब कि पदार्थों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अगर हम पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं तो पदार्थों को हम मतलब कि दो आधार पे वर्गीकरण करेंगे। एक तो भौतिक आधार पे इसका हम वर्गीकरण करेंगे और एक रासायनिक आधार पे हम वर्गीकरण करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका भौतिक आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो देखिए, पदार्थ को भौतिक आधार पर वैसे तो नॉर्मली 3 भागों में, नहीं तो 5 भागों में, अब तो खैर 6 भागों में बांटा जा चुका है। तो सबसे पहला देखते हैं हम सॉलिड, यानी कि इसको कहते हैं ठोस। दूसरा देखते हैं द्रव्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। तीसरा देखते हैं गैस, जिसको इंग्लिशों में क्या कहते हैं? गैस। चौथा है प्लाज्मा, जिसको इंग्लिश में भी हम प्लाज्मा ही कहते हैं। पांचवा है BEC, जिसको कहते हैं बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। ठीक है, और पदार्थ की छठी अवस्था भी खोजा जा चुका है,
छठी अवस्था का नाम है फर्मियोन। फर्मियोन, ठीक है, फर्मियोन है ये पदार्थ की सबसे नवीनतम, ये सबसे नवीनतम खोजा गया पदार्थ है। कौन? फर्मियोन। इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, मगर मेरे नॉलेज में था तो मैं आपको बता दिया हूं। ठीक है, अब देखते हैं, हम पढ़ेंगे सॉलिड, द्रव्य और गैस, फिर प्लाज्मा, फिर पढ़ेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट से क्वेश्चन यही आएगा कि पदार्थ का पांचवा अवस्था कौन है, तो उसमें आएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, प्लाज्मा से क्वेश्चन आएगा, मैं प्लाज्मा के बारे में पढ़ाऊंगा, ये चारों के बारे में मैं विस्तृत तौर पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। मैं बार बार वीडियो को रोक करके लिखता था फिर आता था, मैं सोचा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं मिटा ही दिया करूंगा। देखिए, सबसे पहला हम बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड यानी कि ठोस। ठीक है, ठोस के बारे में हम देखते हैं तो मान लीजिए कि ये हमारा डस्टर है। ठीक है, क्या डस्टर को दबाएंगे तो दबेगा? क्या इस डस्टर को हम ऐसे दबाएंगे तो ये दबेगा? बिल्कुल नहीं दबेगा। आप कहिएगा सर बिल्कुल नहीं दबेगा। क्या इसको हम ऐसे करेंगे तो ये बह रहा है कुछ इसमें से? बिल्कुल नहीं बहेगा। तो क्या इसमें बहाव का गुण पाया जाएगा? तो बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। क्या इस पे दबाव का गुण, दबा रहे हैं, दब रहा है, कि भांगुर है ये दब रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं दब रहा है। वैसे ही ये सॉलिड है। ठीक है, अगर ये, हाँ, और बताइए क्या इसका आकार है? इसको ऐसे करेंगे नॉर्मली तो इसका क्या आकार चेंज हो रहा है? कि इसको यहाँ रख दिए तो आकार कुछ और हो जाएगा, यहाँ रख दिए तो आकार कुछ और हो जाएगा, ऐसा कुछ है? नहीं। क्या इसका आकार चेंज हो रहा है? नहीं। क्या इसका आयतन बदल रहा है? क्या इसका आयतन यानी कि क्या इसका वॉल्यूम बदल रहा है? तो आप कहिएगा नहीं सर बिल्कुल नहीं बदल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम ठोस के बारे में देखते हैं। तो ठोस का आकार व आयतन, आकार व आयतन निश्चित होता है। कभी भी कोई पूछे कि ठोस क्या होता है, उसको सीधा जवाब दीजिए कि जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है वो ठोस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्रव्य का। मान लीजिए कि एक बोतल आपको हम दिखाते हैं। ये मान लीजिए कि ये बोतल है। ठीक है, मान लीजिए कि ये बोतल है, इसमें पानी है। क्या ऐसे करेंगे पानी का आकार चेंज हो गया? क्या ऐसे करेंगे फिर पानी का आकार चेंज हो गया? तो क्या इसका आकार चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या इसका आयतन चेंज होगा? क्या ये, मान लीजिए तो गंदे में रखा हुआ था पानी का बोतल, क्या मान लीजिए कि अगर ये 1 लीटर पानी है तो क्या इसका आयतन को 1 लीटर है, क्या इसको लोटा में डाल देंगे तो 1 लीटर पानी रह के ज्यादा हो जाएगा? बिल्कुल उतना ही रहेगा। तो आयतन इसको लोटा में डालेंगे फिर भी उतना ही रहेगा, बाल्टी में डालेंगे फिर भी उतना ही रहेगा। परंतु क्या लोटा में डालेंगे, अब इसका आकार कैसा है? लंबा है, बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल शेप का है। क्या इसको हम लोटा में डालेंगे या तो क्या आकार सेम रहेगा? तो आप कहिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा, वहां पे स्फेरिकल शेप ले लेगा। क्या इसको हम बाल्टी में डाल देंगे तो क्या इसका आकार निश्चित रहेगा? नहीं रहेगा। तो द्रव्य का क्या आकार निश्चित होता है? तो आप कहिएगा नहीं, द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता है। तो अगर हम दूसरा टॉपिक देते हैं सॉलिड के बाद, द्रव्य यानी कि लिक्विड का, तो इसका आकार तो अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, मगर आयतन इसका निश्चित होता है। अभी आपको समझाएं हम कि बोतल का पानी कहीं भी रखिए आयतन उतना ही होगा, मगर बोतल का पानी जहां जहां अलग अलग पदार्थ में अलग अलग सब्जेक्ट में रखिएगा, उस सब्जेक्ट के साइज के अकॉर्डिंग अपना साइज को ढाल लेगा। तो उसका आकार निश्चित नहीं है, मगर उसका आयतन निश्चित है। उसको कहीं भी डालेंगे तो 1 लीटर पानी 1 लीटर ही रहेगा। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं, तीसरा टॉपिक था हमारा गैस, जिसको हिंदी या इंग्लिश दोनों में गैस ही कहते हैं। क्या मान लीजिए एक सिलेंडर में गैस है, क्या हम उसको सिलेंडर से डाल देंगे 1 लीटर गैस, 15 केजी के सिलेंडर में 1 लीटर गैस है, क्या उसको हम 5 केजी वाले में डालेंगे तो उसका आकार ले लेगा?
आप कहिएगा बिल्कुल ले लेगा। क्या उसका उसके आयतन में वो फिट हो गया? बिल्कुल हो गया। तो बात करते हैं गैस का, ना ही आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। तो अभी आप देखें, हम लिख ही देते हैं, इसका आकार भी अनिश्चित होता है और इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सॉलिड। तो जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसको सॉलिड कहते हैं। जिसका आकार अनिश्चित हो मगर आयतन निश्चित हो उसको द्रव्य यानी कि लिक्विड कहते हैं। और जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो उसको हम गैस कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में आपको हम ये समझाएं, आपको हम इसके बारे में समझ बताएं कि हम कैसे पहचानेंगे। कोई बोलेगा कि सॉलिड क्या होता है, तो हम कहेंगे अरे भाई हाँ ये सॉलिड है, जान लो कि सॉलिड है। ऐसा तो नहीं बोलेंगे, हम बताएंगे हाँ जिसका आकार निश्चित होता है, जिसका आयतन निश्चित होता है उसको सॉलिड कहते हैं। जिसका आकार निश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है उसको हम द्रव्य यानी कि लिक्विड कहते हैं। और जिसका आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है उसको हम गैस कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम गैस कहते हैं। ठीक है, अब आगे और थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, मेरा कोशिश यही रहेगा हमेशा कि मैं आपको जो चीज पढ़ा वो आपको क्लास में ही याद हो जाए, बशर्ते आप उसको कान में हेडफोन लगा के ध्यान से देखते रहें। बशर्ते आप उसको कान में हेडफोन लगा करके ध्यान से देखते रहें। और हाँ, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा आप हमको, और बहुत सारा कॉपरेट करेंगे हम आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा कोई सॉलिड का ब्लॉक है, तो इसके अंदर के अणुओं के बीच की दूरी क्या होगा? एक दूसरे को जोर जोर से इसका अणु पकड़ा हुआ है। देख रहे हैं, एक दूसरे को जोर जोर से इसको अणु पकड़ा हुआ है। ठीक है, घोंस देते हैं, उतना समय नहीं लगाएंगे आपका। अब बात करते हैं द्रव्य का। इसमें अणु ज्यादा जोर से नहीं पकड़े हैं, अणुओं के बीच की दूरी है, अंतराण्विक आकर्षण बल इसके मुनाफे तो बिल्कुल ही कम है। फिर हम बात करते हैं गैस का, तो इसका अणु बहुत जगह है इस तीनों का अकॉर्डिंग। तो देखिए, क्या सॉलिड है इसके अणुओं के बीच की जगह है? तो आप कहिएगा नहीं, बिल्कुल जगह नहीं है। तो हम सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि अणुओं के बीच रिक्त स्थान सबसे कम किसका होता है? तो अणुओं के बीच रिक्त स्थान सबसे कम सॉलिड का होता है, उसके बाद गैस का, उसके बाद लिक्विड का होता है, और सबसे ज्यादा अणुओं के बीच का स्थान आप देख रहे हैं कि गैस का होता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये एक दूसरे के बीच कम जगह का मतलब है कि एक दूसरे को बहुत खींच के रखे हुए हैं, एक दूसरे को आपस में खींच के रखे हुए हैं, तो तभी तो ये सब चिपका हुआ है आपस में। तो अंतराण्विक आकर्षण बल किसका ज्यादा होगा? तो ये खींच के रखे हुए हैं तो इसके बीच में बल ज्यादा है। अगर इसका बल ज्यादा होता तो ये भी खींच के रखता, इसका ज्यादा होता इसको भी ये भी खींच के रखता। तो अगर अंतराण्विक आकर्षण बल की बात करते हैं तो अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा सॉलिड का होगा, उसके बाद द्रव्य का होगा और उसके बाद गैस का होगा। अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसका होगा? ठोस का होगा। सबसे कम किसका होगा? गैस का होगा। अणुओं के बीच के रिक्त स्थान सबसे ज्यादा किसका होगा? ठोस का होगा। सबसे कम किसका होगा? ठोस का होगा। और सबसे ज्यादा किसका होगा? तो सबसे ज्यादा गैस का होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या कहे थे, हम एक टॉपिक देखे थे आयतन के बारे में। हम टॉपिक देखे थे आयतन के बारे में। एक होता है आयतन और एक होता है घनत्व। अब बताइए, हमारा सॉलिड है, उसमें आयतन ज्यादा होगा या घनत्व ज्यादा होगा? तो आप कॉमन सी बात कहिए कि भाई घनत्व ज्यादा होगा, कॉमन सी बात है। तो बताइए, अगर सॉलिड का घनत्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी, घनत्व इसको इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी, ये सॉलिड का सबसे ज्यादा होगा। तो बताइए, अगर सॉलिड का घनत्व सबसे ज्यादा होता है तो इसका आयतन क्या होगा? तो आप हमेशा ये बात याद रखिएगा, आपको हमेशा केमिस्ट्री में काम आएगा या अक्सर जगह फिजिक्स में भी काम आएगा। आयतन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है घनत्व का। इसका मतलब आप लोग समझते हैं व्युत्क्रमानुपाती का मतलब? व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि बटा में आ जाएगा, यानी कि अगर आयतन को बढ़ाएंगे तो घनत्व कमेगा, अगर घनत्व को बढ़ाएंगे तो आयतन कमेगा। तो यहाँ पे अगर घनत्व सर्वाधिक है
तो कॉमन सी बात है, जहां घनत्व तो सर्वाधिक होगा वहां पे आयतन क्या होगा, तो आयतन वहां सबसे कम होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा घनत्व तो किसका था, ठोस का था, और सबसे कम घनत्व तो किसका है, तो सबसे कम घनत्व तो गैस का होगा। कॉमन सी बात है, जस्ट उल्टा होता है। तो अगर सबसे कम घनत्व तो गैस का होता है तो गैस गैस का आयतन क्या होगा, तो गैस का आयतन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि अभी हम बात किए अगर आयतन कम होगा तो घनत्व तो ज्यादा, घनत्व तो कम तो आयतन ज्यादा, अगर आयतन कम तो घनत्व ज्यादा। ठीक है, आगे देखिए, घनत्व तो देख लिए। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थैतिक ऊर्जा। तो देखिए जैसे ही रिलेशन आयतन और घनत्व के बीच बनता है वैसे ही रिलेशन बनता है स्थैतिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बीच, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच। तो आप सबसे मेरा एक सवाल है कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थैतिक ऊर्जा सबसे ज्यादा किसका होता है, ठोस का या गैस का होता है, आप ही बताइए। तो हम याद रखेंगे सबसे ज्यादा स्थैतिक ऊर्जा यानी कि सबसे ज्यादा स्थैतिक ऊर्जा किसका होगा, तो सबसे ज्यादा स्थैतिक ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ठोस का होगा। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थैतिक ऊर्जा किसका होगा, सबसे ज्यादा ठोस का होगा। और अगर सबसे ज्यादा ठोस का होता है तो इसका स्थैतिक ऊर्जा गैस का क्या होगा, तो गैस का स्थैतिक ऊर्जा सबसे कम होगा। और जब भी गैस स्थैतिक ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है, आपको अभी बताए हैं, पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि स्थैतिक ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती होता है गतिज ऊर्जा की। ठीक है, तो अगर स्थैतिक ऊर्जा सर्वाधिक होगा तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा सबसे कम होगा। अगर यहाँ पे देखिए स्थैतिक ऊर्जा सबसे कम है तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए बीच वाले का क्या होगा, तो बीच वाला हमेशा पीछे रहता है। ठीक है, इससे सबसे ज्यादा है तो इससे कम, इससे ज्यादा, मतलब कि बीच का पोजीशन रहेगा। जैसे कि देखिए घनत्व तो सबसे ज्यादा ठोस का है, सबसे कम गैस का है, तो द्रव्य का क्या है घनत्व, तो द्रव्य का घनत्व तो ठोस से कम है, गैस से ज्यादा है। द्रव्य का आयतन, तो द्रव्य का आयतन ठोस से कम है, ठोस से ज्यादा है, गैस से कम है। बात करते हैं स्थैतिक ऊर्जा की, तो द्रव्य का स्थैतिक ऊर्जा ठोस से कम है और गैस से ज्यादा है। गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो ठोस से ज्यादा है परंतु गैस से कम है। आप चाहे तो इस सबको मैं स्टेटमेंट बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, मैं सारा आपको इस टाइप का टॉपिक बता चुका हूं जो कि इन तीनों के बीच का गैप होता है। ठीक है, आगे देखिए, हालांकि आप कहिएगा तो मैं लिखवा भी दूंगा, मैं लिखवा ही देता हूं क्योंकि आप समझ चुके हैं, लिख लीजिएगा तो कॉपी में रहेगा तो आप उसका रिवीजन इजीली कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए हम पॉइंट बना के लिखेंगे। सॉलिड के देखते हैं, तो अणुओं के बीच की दूरी सबसे कम। अभी हम देखे थे अणुओं के बीच की दूरी सबसे कम किस में रहेगा, ठोस में रहेगा। सबसे ज्यादा अणुओं के बीच की दूरी किस में रहेगा, तो गैस में रहेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, अंतरान। अंतरान देख रहे हैं हिंदी लिखने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। अंतराणिक आकर्षण बल, तो बताइए अंतराण्विक आकर्षण बल इसका ज्यादा होगा या कम होगा, तो देखिए अगर बीच का जगह ना के बराबर है इसका मतलब है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स यहाँ बहुत ज्यादा है, अंतराण्विक आकर्षण बल यहाँ बहुत ज्यादा है, तभी तो खींच के रखे हुए हैं। तो ठोस का अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तीसरा देखिए, इसका आयतन सबसे कम होगा। चौथा देखिए, यहीं पर लिख देते हैं, आयतन सबसे कम परंतु घनत्व सर्वाधिक होगा। आयतन सबसे कम मगर घनत्व सर्वाधिक होगा।
अब बात करते हैं स्थैतिक ऊर्जा की। बात करते हैं हम स्थैतिक ऊर्जा। सर्वाधिक होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी सर्वाधिक होगा, परंतु गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगा। पांचवा पॉइंट देखिए, क्या सॉलिड का कोई मार्कर इसको ऐसा रखे तो अपने आप बह जाएगा? नहीं बहेगा, क्योंकि इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। तो बहाव का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। दूसरा चीज देखिए, मान लीजिए कि ये डस्टर है, क्या इसको हम ऐसे रख के ऐसे दबा रहे हैं, क्या दब रहा है? नहीं ना दब रहा है, बिल्कुल नहीं दब रहा है। तो क्या यह संपीड्य होगा? नहीं, यह संपीड्य नहीं होगा, ये असंपीड्य होगा। तो छठा देखते हैं कि यह असंपीड्य होता है, ठीक है। सातवां पॉइंट देखिए, सातवां पॉइंट है, इतना आपके लिए काफी है, यह असंपीड्य होता है, यहीं पे लिख लीजिए। अर्थात इसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, इसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, तो आइए आगे देखते हैं। थोड़ा सा मैं बोर्ड क्लीन कर लिया हूं। देखिए, हम लोग ठोस देख चुके थे, अब हम लोग द्रव्य देखते हैं। क्या देखते हैं? द्रव्य, यानी कि हम लोग देखेंगे लिक्विड के बारे में। समझा तो मैं दिया था, मैं सोच रहा था कि पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखवा दूं। क्या बताइए, अणुओं के बीच की दूरी, अणुओं के बीच की दूरी क्या होगा? इसका सर्वाधिक होगा या सबसे कम होगा? तो नहीं, सब द्रव्य का सब कुछ बीच बीच वाला होता है। तो सर्वाधिक किसका था? तो अणुओं के बीच की दूरी सर्वाधिक गैस का था, और सबसे कम अणुओं के बीच की दूरी ठोस का था। तो देखिए, अणुओं के बीच की दूरी ठोस से ज्यादा, परंतु गैस से कम। ठोस से ज्यादा होगा मगर गैस से कम होगा। दूसरा देखते हैं, अंतराण्विक। अंतराण्विक कैसे लिखते हैं भाई? अंतराण्विक, अंतराण्विक आकर्षण बल की बात करते हैं। तो देखिए, अंतराण्विक आकर्षण बल सर्वाधिक किसका होता है? तो अंतराण्विक आकर्षण बल मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सर्वाधिक ठोस का होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम किसका होगा? तो गैस का होगा, और द्रव्य का बीच बीच वाला होगा। तो अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस से कम, परंतु गैस से ज्यादा होगा। ठोस से कम परंतु गैस से ज्यादा। अब देखिए, अब हम आयतन की बात करते हैं। तो इसका आयतन सर्वाधिक किसका होता है? गैस का। सबसे कम किसका होता है? ठोस का। तो इसका आयतन ठोस से ज्यादा, परंतु गैस से कम। चौथा पॉइंट देखते हैं हम, चौथा पॉइंट देखते हैं घनत्व। तो घनत्व सर्वाधिक किसका होता है? तो सर्वाधिक घनत्व ठोस का होता है, और सबसे कम घनत्व गैस का होता है। तो घनत्व ठोस से कम, परंतु घनत्व इसका गैस से क्या होगा? तो गैस से ज्यादा होगा, गैस से ज्यादा होगा। पांचवा पॉइंट देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि
गतिज ऊर्जा। तो देखिए सर्वाधिक गतिज ऊर्जा किसका होता है? तो गैस का होता है। सबसे कम गतिज ऊर्जा किसका होता है? तो ठोस का होता है। तो गतिज ऊर्जा ठोस से ज्यादा परंतु गैस से कम। ठीक है। छठा पॉइंट देखिए, पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि स्थैतिक ऊर्जा। ठीक है। स्थैतिक ऊर्जा इसका क्या होगा? तो स्थैतिक ऊर्जा सर्वाधिक किसका होता है? तो स्थैतिक ऊर्जा सर्वाधिक होता है हमारा ठोस का, और सबसे कम किसका होता है? तो सबसे कम गैस का होता है। स्थैतिक या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो ये ठोस से कम परंतु गैस से ज्यादा होता है। ठोस से कम होता है परंतु गैस से ज्यादा होता है। और हम सातवां पॉइंट देखते हैं, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स हो गया, और अणुओं के बीच की दूरी हो गया। सातवां देखते हैं, आप बताइए। अभी आपको हम कहते हैं कि मार्कर को क्या दबाएंगे तो संपीड्य होगा? तो नहीं होगा। तो यह संपीड्य होता है। क्या द्रव्य है, द्रव्य को दबाएंगे संपीड्य होगा? बिल्कुल, यह संपीड्य होता है। यह संपीड्य होता है, अर्थात इसको संपीड़ित किया जा सकता है। अर्थात इसको संपीड़ित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं, संपीड़ित हो गया, किससे संपीड़ित किया जा सकता है। अब एक और बात बताइए, क्या ये मार्कर रखा हुआ है, क्या अपने आप बह रहा है? नहीं बह रहा है। अभी बताएं कि ठोस के पास बहाव का गुण नहीं होता है। क्या द्रव्य के पास बहाव का गुण होता है? तो आप कहिएगा हाँ सर बिल्कुल होता है। तो 8 नंबर पॉइंट में लिखेंगे कि इसमें बहाव का गुण पाया जाता है। तो इसमें बहाव का गुण पाया जाता है। अगर आप लोग लिख लिए हैं, अगर नहीं लिखे तो इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्रव्य हो गया, वैसे ही हम गैस के बारे में बात करते हैं। तो गैस का आप बताइए तब तक कि गैस का आयतन सर्वाधिक होता है या सबसे कम होता है? तो आप कहिएगा गैस का आयतन सर्वाधिक होता है, मगर घनत्व तो सबसे कम होता है, क्योंकि जिसका घनत्व तो सबसे ज्यादा होगा उसका आयतन सबसे कम होगा। जिसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगा, क्योंकि यह इसके वित्त क्रमानुपाती होता है। वित्त क्रमानुपाती से तात्पर्य है यह इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए, मैं विगत दिनों में TRE 4 का एग्जाम जो अभी होने वाला है, इसका मैं क्वेश्चन देख रहा था। तो मैं अभी तक जितने भी TR एग्जाम लिए हैं, सारा का केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखा। अक्सर बच्चे केमिस्ट्री से डर जाते हैं, मगर ऐसा कुछ केमिस्ट्री में है नहीं। मुझे लगता है कि 15-20 क्लासों में मैं जो पढ़ाऊंगा उससे आपका BPSC प्रीलिम्स तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ उसके नीचे का जितना एग्जाम है, मतलब कि बिहार लेवल का जितना भी एग्जाम है, खासकर जिसको BPSC कराता है वो तो उसके नीचे ही होगा, क्योंकि सबसे ऊपर तो सिविल सर्विस को रखे हुए हैं, तो सबसे उससे नीचे ही होगा कोई भी होगा। तो वो सारा क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा। ठीक है, होगा क्या, मैं प्रीवियस बार जब क्लास खत्म होगा तो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। द्रव्य हो गया, ठोस हो गया। अब हम देखते हैं गैस। किसको देखते हैं? गैस को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? अणुओं के बीच की दूरी। तो इसके अणुओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होता है। सबसे कम किसका होता है? सबसे कम ठोस का होता है, और सबसे ज्यादा गैस का होता है। तो सर्वाधिक होता है। दूसरा देखते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल यानी कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इसका सबसे कम होता है। सर्वाधिक किसका होता है? सर्वाधिक ठोस का होता है। बात करते हैं आयतन का। तो आयतन इसका क्या होता है? आयतन तो इसका सर्वाधिक होता है,
आयतन सर्वाधिक परंतु घनत्व सबसे कम होता है। आयतन तो सर्वाधिक होता है मगर परंतु घनत्व सबसे कम होता है। और सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? तो सबसे अधिक घनत्व ठोस का होता है। और सबसे कम आयतन किसका होता है? सबसे कम आयतन ठोस का होता है। देखिए इस टॉपिक को मैं थोड़ा लंबा खींच के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इससे अक्सर सवाल देखने को मिलता है। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज है, इससे आपका भाग खुलेगा। सबसे पहले अगर जो लोग मानते हैं कि बहुत भाइयों को इससे पहले से आ रहा होगा, मगर बहुत मेरे भाइयों या बहनों ऐसे होंगे जिन्हें ये सब चीज स्टार्टिंग से नहीं पता होगा, उन्हें अब समझना, वो अब समझ पा रहे होंगे, वो अब समझना शुरू किए होंगे। तो मैं उन सब के लिए लाया हूँ जो बेस से है। तेज बच्चा को तो कोई भी पढ़ा देता है, असली टीचर वो होता है जो क्लास के हर एक पीछे वाले बच्चे को भी सब कुछ समझा दे, बस वो बच्चा कॉपरेट करे। ठीक है, तो आप कॉपरेट कीजिए, आप थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, हम बहुत सारा कॉपरेट करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आयतन हो गया, घनत्व हो गया। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। तो क्या बताइए, गतिज ऊर्जा सर्वाधिक किसका होता है? तो गैस का होता है। सबसे कम किसका होता है? ठोस होता है। तो इसका गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगा। और पांचवा पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थैतिज स्थैतिज या स्थैतिक ऊर्जा। तो स्थैतिक ऊर्जा सबसे कम होगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सर्वाधिक किसका होता है? तो सर्वाधिक ठोस का होता है। ठीक है, आगे देखिए, छठा, क्या गैस में बहाव का गुण पाया जाता है? तो आप कहिएगा हाँ बिल्कुल पाया जाता है, सिर्फ ठोस में नहीं पाया जाता है। द्रव्य भी रहेगा तो वो देखिएगा डाल दीजिएगा तो बह जाएगा, तो बहाव का गुण पाया जाता है। गैसों को देखते हैं, सिलेंडर का टिपते हैं कि सारा गैस बहने लगता है, तो उसमें बहाव का गुण पाया जाता है। तो बहाव का गुण पाया जाता है। ठीक है, सातवां पॉइंट देखते हैं कि ये असंपीड्य होगा? तो बिल्कुल यह संपीड्य होता है, अर्थात इसको संपीड़ित किया जा सकता है, इसको संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है, आगे इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे हम अगले वर्ग पे बढ़ते हैं, मतलब कि चौथी अवस्था पे बढ़ते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था, भौतिक गुण के अनुसार पदार्थ की चौथी अवस्था कौन थी? तो पदार्थ का चौथा अवस्था प्लाज्मा है। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही क्वेश्चन प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा ही जानना जरूरी है। प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा ही क्वेश्चन आता है, मगर अक्सर आजकल नया नया में आने लगा है, तो इसलिए हम लोग प्लाज्मा को भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है? प्लाज्मा है। सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे, यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ का पहला अवस्था ठोस था, दूसरा अवस्था द्रव्य था, तीसरा अवस्था गैस था, और पदार्थ का चौथा अवस्था प्लाज्मा है। पदार्थ का पांचवा अवस्था बोस्ट-आइंस्टीन कंडेंसेट है, और पदार्थ का छठा अवस्था फर्मियन है। ठीक है, देखिए, तो ये पदार्थ का चौथा अवस्था है। इसका टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर को सहन कर सकता है। प्लाज्मा 20,000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को सहन कर सकता है। आप कहिएगा भाई साहब 20,000 डिग्री सेल्सियस जो सहन कर लेगा उसी कहाँ पाया जाता है? तो सबसे पहला बात है, सबसे गर्म कौन है? तो सबसे गर्म है सूर्य। तो ये सूर्य में पाया जाता है, तारा में पाया जाता है। हम सबसे पहले तारा लिखने वाले थे कि सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, सूर्य हमारा एक पीला तारा है। अगर हम कभी ज्योग्राफी पढ़ाने का मौका मिले, तो ज्योग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सूर्य एक पीला तारा होता है, सूर्य का कौन सा परत क्या होता है। ठीक है, वो सब मैं पढ़ाऊंगा आपको। देखिए, तो तारा होता है, सूर्य हो गया, तारा हो गया, या हमारे जो पृथ्वी पे एक हमारे जो वातावरण में जो ओजोन है, ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर पे ही पाया जाता है, O3, या इसी को कहते हैं
ओजोन लेयर, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं ओजोन परत। कहाँ कहाँ पाया जाता है? सूर्य में, तारा में, ओजोन परत पर पाया जाता है प्लाज्मा। देखिए, प्लाज्मा के लिए इतना जानकारी काफी है। आपसे बहुत पूछा जाएगा प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है, तो प्लाज्मा हमारे सूर्य दादा में पाया जाता है। प्लाज्मा बहुत गर्म होता है, इससे उष्मा का प्रवाह होता है, इससे उष्मा निकलता है, ठीक है। इसीलिए हम जानते हैं कि हमारा तारा गर्म होता है। हम जानते हैं कि तारा पे क्या होता है, तो हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनता है, ठीक है। तो जो कि परमाणु संलयन होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनता है, जिससे उष्मा और प्रकाश निकलता है, तो वही हमारा प्लाज्मा है। प्लाज्मा इतना गर्म है, इससे क्या होता है, तो इससे उष्मा और प्रकाश निकलता है, इससे उष्मा और प्रकाश निकलता है, ठीक है। पदार्थ की पांचवा अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, जिसके बारे में हम जाने, इसके बारे में इतना ही काफी है। पदार्थ की छठी अवस्था फर्मियन है, जो कि सबसे नवीनतम अवस्था है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, आज के लिए इतना ही काफी तो नहीं है, इतना पे रोकते हैं। अगले क्लास में फिर हम अगला टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए। ये हमारा तो फर्स्ट क्लास वैसे है यूट्यूब पे, क्योंकि मैं नॉर्मल ऑफलाइन क्लास ले चुका हूँ। मेरा अक्सर क्लास मैथ का होते रहा है, मैं साइंस का ही बायो का क्लास ले चुका हूँ। मैं केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट टाइम लेके आया हूँ, क्योंकि मैं अक्सर बच्चों में देखता हूँ कि केमिस्ट्री के प्रति एक बहुत ही ज्यादा उनके मन में डर होता है। तो मैं यहाँ पे अपना एक नोट्स रखा हूँ, आप लोग देखिएगा, थोड़ा थोड़ा मैं नोट्स कभी कभी देख लेता हूँ। इसलिए नहीं देखता हूँ कि मुझे इसका जरूरी है, मैं इसलिए देखता हूँ कि मैं कुछ छोड़ ना दूं। मैं एक पॉइंट बना कर लाया हूँ, ताकि इतना पॉइंट मैं आपको लिखवा दूं। अब अभी तो डिजिटल बोर्ड का जमाना है, आदमी पहले से ही बोर्ड पे सब कुछ लिख कर लाते हैं, वो अपना पॉइंट बाय पॉइंट बताते चले गए। मगर मेरे पास उतना सोर्स नहीं है, बट मैं आपको ज्ञान उनसे ज्यादा मैं दूंगा। अगर किसी से ज्यादा नहीं तो किसी से कम भी नहीं, किसी से ज्यादा नहीं तो किसी से कम भी नहीं। और हाँ, मैं आपको सब कुछ एक टॉपिक वाइज एक छांट कर लाया हूँ। एक समुद्र से मैं एक बाल्टी पानी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को प्यास बुझाने के लिए एक लोटा पानी पर्याप्त है। क्या आपको लगता है पूरा समुद्र सिलेबस होता है, पूरा बाल्टी पढ़ पाते हैं? मगर अगर एक लोटा सही साफ पानी मिल गया, तो वही पानी से हमारा प्यास बुझता है, हमारा रिजल्ट होता है। और हम सब लोग सरकारी नौकरी के लिए अक्सर परेशान होते हैं या अक्सर मेहनत करते होते हैं। आप भी, हम भी सब अक्सर वही नौकरी, उस सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, और उसमें हमारा जो भी सब्जेक्ट आएगा उसको हम आसानी से पढ़ने का ट्राई करेंगे। तो इसलिए केमिस्ट्री सभी लोगों के मन में डर का एक माहौल होता है, और उस केमिस्ट्री को मैं आप बहुत ही सरल भाषा में लेकर आया हूँ, और आप सभी के दिमाग तक पहुंचेगा, अच्छे से पहुंचेगा। और आप मेरी क्लास खत्म होने के बाद ये जरूर कहिएगा कि आप हमारा केमिस्ट्री फेवरेट है, मुझे केमिस्ट्री सब आता है। क्योंकि जब क्लास खत्म होगा, जब क्वेश्चन बनेगा, तब कॉन्फिडेंस आएगा और 200% आएगा, ठीक है। तो हम क्लास को यहीं खत्म करते हैं। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।